बैक टू बेंच के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए बिहार समग्र अवलोकन से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं और उसके बारे में जितने भी जानकारियां हैं मैं लाया हूं, जो कि बीपीएससी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर करवाऊंगा और बिहार से जितने भी तथ्य हैं वो सारा मैं आप लोगों को क्लियर करवाऊँगा। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से तथ्य हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले होगा सामान्य परिचय। ठीक है। दूसरा प्राचीन इतिहास, तीसरा मध्यकालीन इतिहास, चौथा आधुनिक इतिहास, भौगोलिक स्थिति व उच्चावच, जलवायु एवं मृदा, अपवाह तंत्र एवं सिंचाई, कृषि व पशुपालन, वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, खनिज संसाधन, औद्योगिकीकरण एवं नियोजन, ऊर्जा संसाधन, परिवहन एवं संचार, बिहार जनगणना 2011। उसके बाद राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, पंचायती राज व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलकूद, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, पुरस्कार एवं सम्मान, प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में जो बिहार से रिलेटेड होंगे। अब खंड 2 में क्या क्या है देख लेते हैं। खंड 2 में केंद्रीय बजट 2019 से 20, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 18 से 19 व बिहार बजट 2019 से 20, विश्लेषण, बिहार समसामयिका एक नज़र में देख लेंगे, फिर भारत की जनगणना 2011 के बारे में देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सामान्य परिचय से। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाता है सामान्य परिचय। बिहार राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, मानचित्र का हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। राज्य का नाम बिहार। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों बिहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। ठीक है, उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक, अब आते हैं राज्य की स्थापना जो कब हुई थी। बिहार के राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। ठीक है, जो राज्य की राजधानी पटना है, बिहार की राजधानी हमारी पटना है, जो प्राचीन समय में पाटलिपुत्रा, पुष्पुर, कुसुमपुर तथा आजिमाबाद इसके अन्य नाम रहे हैं। ठीक है, इसके राजकीय चिन्ह क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। बोधि वृक्ष 2 स्वातिस्तिक के बीच स्थित। फिर इस बिहार राज्य की राजकीय भाषा क्या है तो हिंदी है। द्वितीयक राजकीय भाषा उर्दू। राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय पक्षी गौरैया। राजकीय पुष्प गेंदा, जिसको मैरीगोल्ड भी कहते हैं। राजकीय मछली मांगूर। राजकीय पशु बैल। और राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत बंदन विहार। फिर राज्य प्रार्थना जो बिहार में है उसका मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे में प्राचीन इतिहास के बारे में। ठीक है, प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री। बिहार के ऐतिहासिक परिचय को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत दिए गए तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है पुरापाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल को देखते हैं। इस काल के प्रमुख पुरातात्विक अवशेष मुख्यतः दक्षिणी बिहार से प्राप्त हुए हैं। इसमें पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरचनी तथा उत्कीर्णक खुरपी आदि हैं। ये अवशेष मुख्यतः गया की जेठियन व पेमार घाटी, मुंगेर के भीम बांध व पैसारा, भागलपुर के राजपोखर व मालीजोर, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर तथा नालंदा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त गया जिले के शेर घाटी में प्रागैतिहासिक मानव के चट्टानी आवास के 2 साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मध्यपाषाण काल। ठीक है, उसके बाद आता है मध्यपाषाण काल। दूसरा में क्या है मध्यपाषाण काल। अब इसको देख लेते हैं। मध्यपाषाण काल, इस काल के साक्ष्यों के अंतर्गत मुंगेर जिले से छोटे आकार के पत्थर निर्मित तेज हथियार तक नोक वाले औजार मिलते हैं। ठीक है, तीसरा नवपाषाण काल को देख लेते हैं। ठीक है,
नवपाषाण काल। इस काल के साक्ष्यों के अंतर्गत पत्थर के सूक्ष्म औजारों के साथ साथ हड्डी निर्मित उपकरण प्रमुख हैं, जो चिरांद, सारण, मनेरपटना, चेचर व कुतुबपुर, वैशाली, ताराडीह, गया तथा सनुवार, रोहतास में से मिले हैं। इनमें चिरांद हड्डी के उपकरणों के लिए पूरे देश में विख्यात है। अब आता है ताम्रपाषाण काल। ठीक है, ताम्रपाषाण काल को देख लेते हैं। इस काल के साक्ष्य चिरांद, सारण, सोनपुर, बेलागंज प्रखंड, गया, मनेर, पटना, चेंचर, वैशाली, राजगीर, नालंदा, सेनुवार, रोहतास तथा ओरियम, भागलपुर से मिले हैं। इनमें काले एवं लाल मृदभांड प्रमुख हैं, जो सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक के माने जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं लोह युग, जिसे आयरन एज कहा जाता है। लोह युग, इस काल को उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। इस दौरान मानवीय बस्तियों के उत्तर बिहार क्षेत्र में स्थापित होने के संकेत मिलते हैं। इस काल के अंतर्गत लोहे का उपयोग मुख्यतः औजार बनाने के लिए होता है। इस काल के दूसरे चरण को सामान्यतः उत्तरी काले चमकीले मृद भांडों से जाना जाता है, जिसके साक्ष्य बक्सर व चिरांद से मिले हैं। इस काल में कृषि कार्यों में लोहे का प्रयोग शुरू होने लगा था, साथ ही नगरीकरण की शुरुआत भी हो गई थी। ठीक है, तो लोह युग जो होता है वो क्लियर है। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता। वर्षों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी, अर्थात लोग इस सभ्यता के बारे में अपरिचित थे। विद्वानों की धारणा थी कि जिस सिकंदर के आक्रमण 326 ईसा पूर्व के पूर्व भारत में कोई सभ्यता ही नहीं थी। 20वीं सदी के तृतीय दशक में 2 पुरातत्व शास्त्रियों दयाराम साहनी तथा राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा तथा मोहनजोदारो के प्राचीन स्थलों से पुरावस्तुएं प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भी एक सभ्यता थी, जो अपनी समकालीन सभ्यताओं में सबसे विकसित थी। कालांतर में सर जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टाइन, अमलांद घोष, जे.पी. जोशी आदि विद्वानों ने उत्खनन करके महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त की। उत्खनन ने प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता अथवा इसके मुख्य स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब आते हैं इसका नामांकन कैसे हुआ, उस पर देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि ये क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्रों में आते हैं। पर बाद में रोपर, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। अतः इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता नाम देना उचित मानते हैं। देख लेते हैं कुछ। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार क्या था। पैलमांडा, ठीक है, जम्मू कश्मीर उत्तरी सीमा में। ठीक है, सैंधव सभ्यता बीच कहा जाता है, जो कि दक्षिणी से हो जाता है दैमाबाद। पूर्वी सीमा में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, बलूचिस्तान जो है सुतका पश्चिमी सीमा। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता कास्यूगीन सभ्यता थी, जिसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था और इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी था। ठीक है, तो आज का हमारा 2 पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। आगे का पॉइंट देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। धन्यवाद।